प्रिय छात्रों, इसके पहले आधुनिक इतिहास के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड कर्जन तक। और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल हुआ करता था वो था आपका 1899 से 1905। हम आप लोगों के सामने जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय या फिर आपके बंगाल के गवर्नर वगैरह हुए थे, उसका एक एक स्टेप, जितने भी गवर्नर जनरल हुए सारे का आपका सारे के द्वारा किया गया जितना भी आपका महत्वपूर्ण कार्य है जो आपकी एग्जाम्स में या परीक्षाओं में अक्सर पूछा करता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराता रह रहा हूँ। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था आपका लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनकी व्याख्या हो चुकी है। अब हम लोग आगे जो गवर्नर जनरल है इसको एक पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों गवर्नर जनरल के द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं वो दोनों एक तरीके से छोटे कार्य किए गए हैं, छोटे या एक तरीके से कह सकते हैं कि कम कार्य किया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो, और इस लॉर्ड मिंटो का जो शासनकाल है वो लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 से लेकर के 1910 तक। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो का काल क्या है 1905 से लेकर के 1910 तक। अब इस लॉर्ड मिंटो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या परीक्षाओं में आते हैं उसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करना जा रहा हूं। अब इसमें लॉर्ड मिंटो के ही शासनकाल में आपका 1906 में पहला ईयर कौन सा आ गया 1906, और इसी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ये 1906 में ढाका में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। तो महत्वपूर्ण कार्य कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब 1906 के बाद अगला ईयर कौन आता है, तो 6 के बाद 7 आ जाएगा, और इसी 1907 में आईएनसी का सूरत अधिवेशन हुआ था। और आईएनसी का जब सूरत अधिवेशन हुआ तो इसी आईएनसी के सूरत अधिवेशन में आईएनसी का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। तो 1907 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। अब जिसमें आपका एक को नरम दल और दूसरे को गरम दल के रूप में जाना गया। अब इसका भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इस नरम दल का नेतृत्व किसने किया और गरम दल का नेतृत्व किसने किया, क्योंकि जब आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद पैदा करो, और जबकि लॉर्ड कर्जन का ये कहना था कि नहीं, मैंने इस वजह से हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा करने के लिए या सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए मैंने ये विभाजन नहीं किया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने इस वजह से किया क्योंकि बंगाल प्रांत एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में असुविधा हो रही थी, और इसी असुविधा को दूर करने के लिए मैंने बंगाल विभाजन किया। और इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिमों में एक तरीके से मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ साथ आईएनसी में भी मतभेद बढ़ा था, और उसका प्रत्यक्ष परिणाम आपको कहाँ दिखाई देता है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन जो आईएनसी का हुआ था। तो आईएनसी के सूरत अधिवेशन में इस विभाजन का स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। और ये आईएनसी विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद से आ जाते हैं आपका 1908, और 1908 में इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य या एक तरीके से दोषपूर्ण कार्य क्या हुआ था, तो इसमें आपका बाल गंगाधर तिलक को, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ चुका है कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो इसी बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया था। तो तिलक को क्या किया गया, तिलक को गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के पश्चात
इन्हें किस जेल में शिफ्ट किया गया? तो मांडले जेल में शिफ्ट किया गया, मांडले जेल। और इस पे भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है कि बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किस पुस्तक की रचना किया था। तो इसको जब पुस्तक वाली बात आएगी तो जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय समाचार पत्र वगैरह, तो उसी समाचार पत्र और पुस्तक से रिलेटेड आपका मैं इसको डिटेल उसमें बताऊंगा कि तिलक को मांडले जेल में गिरफ्तार करके भेज दिया गया और बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पुस्तक की रचना मांडले जेल में किया था। उसके बाद 1908 के बाद आपका आ जाता है 1909, और 1909 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जब पारित किया गया तो उस समय इसमें दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो आप देख रहे हैं कि लॉर्ड मिंटो जो कि भारत का वायसराय हुआ करता था, और मार्ले जो था ये भारत का भारत सचिव हुआ करता था। और इन्हीं भारत सचिव और वायसराय मिंटो के द्वारा मिल करके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। और इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया तो अभी ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिशर्स की स्पष्ट मंशा समझ में आ गई कि इनका मुख्य उद्देश्य है फूट डालो और राज करो। और इसी वजह से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूट डालो और राज करो नामक अधिनियम, एक तरीके से फूट डालो और राज करो से संबंधित पोषक अधिनियम कौन सा है? तो फूट डालो और राज करो वाला अधिनियम कौन सा हो गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम के अंतर्गत आपका मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। उसके बाद से 1909 में ही आपका 1909 की ही घटना है। मदन लाल ढींगरा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मदन लाल ढींगरा। और इसी मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वाइली पर बम फेंका गया था। और ये कर्नल वाइली पर जब इन्होंने मदन लाल ढींगरा ने, अब पॉइंट्स में क्या नोट कर सकते हैं कि मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वाइली पर बम फेंका, वाइली पर बम। तो अब इस तरीके से जब मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली पर बम फेंका था तो इसी के परिणाम स्वरूप आपका मदन लाल ढींगरा पर केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। और इसी मुकदमे के परिणाम स्वरूप 1909 में ही मदन लाल ढींगरा ने जब कर्नल वाइली पर बम फेंका तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और इसी मुकदमे के परिणाम स्वरूप मदन लाल ढींगरा को क्या कर दिया गया? फांसी की सज़ा दी गई। अब जब फांसी की सज़ा दी गई तो इनकी कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इनकी कब्र जो है आपका राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रिटेन गए हुए थे, और ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक जगह पर राजा राम मोहन राय की कब्र स्थापित है। और इसी राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में इन्हें मदन लाल ढींगरा को भी दफना दिया गया। तो इस तरीके से मदन लाल ढींगरा को फांसी, और फांसी के बाद से इनका जो कब्र वगैरह स्थित है, या मकबरा कह सकते हैं या कब्र कह सकते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय के बगल में ही इनकी भी कब्र बनाई गई है। उसके बाद से अगला जो इसमें क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन आता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किसके शासनकाल में गवर्नर जनरल परिषद के अध्यक्ष बने थे या सदस्य बने थे? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य बने थे। तो अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य, गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य। तो इस तरीके से आपका ये लॉर्ड मिंटो पे जो भी आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसमें किसके शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो मिंटो के शासनकाल में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। उसके बाद से इसी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1907 में आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हुआ। और 1908 में
बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था और इसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने 2 पुस्तकों की रचना भी किया था। 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा और भारत सचिव मार्ले ने मिल करके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब पारित किया तो इसी अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। और मदन लाल ढींगरा भारतीय क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे मदन लाल ढींगरा, और इसी मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वायली पर बम फेंका गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें फांसी की सजा दी गई और इनका मकबरा कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। और इसी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। अब आगे जो हम लोगों का जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है वो है आपका लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारे पे चर्चा हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। और इस लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल है वो 1910 से लेकर के 1916 तक। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो अब आप लोग हेडिंग बना सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग। हेडिंग क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। और इस लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल है आपका 1910 से 16, 1910 से लेकर के 16 तक। अब इस लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया? तो सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, और ये जो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इस तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन में भाग लेने ब्रिटेन की महारानी मेरी और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था। और जब इनके द्वारा ब्रिटिश महारानी मेरी और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ तो इसी 1911 के दिल्ली दरबार में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। उसके बाद से ब्रिटिश महारानी मेरी के आगमन के स्मृति में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण प्रारंभ कराया गया। उसके साथ साथ इसी दिल्ली दरबार में जो आपका कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था वो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। उसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा जो दूसरी घोषणा की गई वो था आपका भारत की राजधानी परिवर्तित। और भारत की राजधानी पहले हुआ करती थी आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से यह राजधानी उठा करके दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा दिसंबर 1911 में इसी दिल्ली दरबार में तृतीय दिल्ली दरबार में किया गया। अब दूसरा इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ये आपका 1911 का हेडिंग हो गया। उसके बाद इसी 1911 में हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई। हवाई डाक सेवा प्रारंभ, और ये जो हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी ये भी आपका 1911 में हुई थी। और ये हवाई डाक सेवा सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो वो किया गया था आपका इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी। और ये जो इलाहाबाद से नैनी है ये लगभग इलाहाबाद से आपका नैनी की दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर है। और उसी इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया। अब 1911 के बाद आ जाता है आपका ईयर 1912, और इसी 1912 में आपका हार्डिंग पर बम फेंका गया, हार्डिंग पर बम। और 1912 में जब हार्डिंग पर बम फेंका गया तो इस बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रीजन क्या था कि जैसा कि अभी हमने बताया कि इसी तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जब 1911 में हुआ तो इसी तृतीय दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव ब्रिटिश महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया। और जब 11 में इसका प्रस्ताव रखा गया तो इस भारत की राजधानी का जब विधिवत स्थानांतरण हो रहा था और एक तरीके से जुलूस या समारोह का आयोजन किया जा रहा था तो उसी समय आपका हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और इस हार्डिंग बम कांड के मुख्य प्रणेता या मुख्य नेता के रूप में नाम आता है आपका रास बिहारी बोस का। और इसी रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंकने का प्लान बनाया हुआ था। अब जब हार्डिंग पर बम फेंका गया तो हालांकि इसमें कोई भी व्यक्ति मरा नहीं था, केवल इनका जो
बग्घी हाँकने वाला, हर्डिंग का जो बग्घी हाँकने वाला क्या कह सकते हैं उसको, घुड़सवार कह सकते हैं या उसका चालक कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये हार्डिंग पर बम फेंका गया तो वो केवल वही मरा था और हार्डिंग बच गया था। उसके बावजूद रास बिहारी बोस जो थे वो जापान भाग गए, भारत छोड़ करके जापान फरार हो गए। लेकिन इस हार्डिंग बम कांड में या दिल्ली षड्यंत्र केस में कुछ लोगों को फांसी की भी सज़ा दी गई थी। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आप लोगों को नोट करना है कि हार्डिंग पर बम फेंका गया और इस बम फेंकने का जनक या प्रणेता या प्लानर, जनक या प्रणेता या फिर मुख्य नेता कौन हुआ करते थे, तो वो थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और ये जो रास बिहारी बोस थे इन्होंने ही हार्डिंग पर बम फेंकने का षड्यंत्र रचा था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो आपके जो रास बिहारी बोस थे इस तरीके का षड्यंत्र रचे और बाद में ये कहाँ फरार हो गए, जापान फरार हो गए। लेकिन इस षड्यंत्र केस में और लोग भी शामिल थे और इसी शामिल लोगों में फांसी की सज़ा किसको किसको दी गई, तो अगला पॉइंट में आपका हो जाता है फांसी की सज़ा। और फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले में बसंत कुमार बिश्वास थे, बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी और अमीर चंद। तो इस तरीके से इस हार्डिंग बम कांड के केस में कितने लोगों को फांसी दे दी गई, तो 4 लोगों को। और अगर इसका भी नाम आप लोग नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं। पहला आपका नाम हो जाता है बसंत कुमार बिश्वास, वसंत कुमार बिश्वास। दूसरा नाम आपका आता है बाल मुकुंद, बाल मुकुंद। उसके बाद से तीसरा नाम आता है अमीर चंद, अमीर चंद। और चौथे में जो जिनको फांसी दी गई थी वो थे आपके अवध बिहारी, अवध बिहारी। तो इस तरीके से दिल्ली षड्यंत्र केस में या हार्डिंग बम कांड में इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा प्रदान की गई। उसके बाद से 12 के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी का भारत आगमन किसके शासनकाल में हुआ, तो गांधी जी का आगमन जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1915 में हुआ था। और ये गांधी जी पर एक क्वेश्चन आता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का क्या हुआ, भारत आगमन, भारत आगमन। और इस महात्मा गांधी पर आगमन, किसका आगमन, तो गांधी का आगमन। अब इसी महात्मा गांधी पर मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कि गांधी जी से संबंधित जो जो दुर्लभ क्वेश्चन हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को किताबों में नहीं प्राप्त होती है, उन सारे चीज़ों का मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपका रहेगा महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो इस तरीके से 1915 हो गया। और इसी 1915 में ही आपका मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और इसी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इसी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था 1915 में, हिंदू महासभा का गठन, हिंदू महासभा का गठन। इसके पहले ये जो हिंदू महासभा हुआ करती थी, इसके पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से इसे जाना जाता था। और इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो गठन किए थे वो थे आपके बीडी सावरकर। और जब बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया, तो इसी अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हरिद्वार में आयोजित किया गया था। और जब हरिद्वार में आयोजित किया गया था तो उस समय बड़े बड़े हिंदूवादी नेता उस हरिद्वार में उपस्थित हुए थे। और उपस्थित होने के पश्चात उसकी अध्यक्षता जो थे ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। और उसी अध्यक्षता के परिणाम स्वरूप इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जगह पर मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम क्या कर दिया, हिंदू महासभा कर दिया। उसके बाद इसी के शासनकाल में 1915 के बाद आपका हो जाता है 1916। और 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई थी, बीएचयू की स्थापना। अब ये बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इस बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया। हालांकि इसके पहले बीएचयू की एक छोटी शाखा हुआ करती थी और वो शाखा का नाम था सीएचएस। और इसी सीएचएस की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना वाराणसी में
एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और इसी CHS का विकसित रूप किसने प्रदान किया? तो इस विकसित रूप आपका मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करके प्रदान किया। और किसके शासनकाल में ये हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। तो इस तरीके से, और इसका जो प्रथम कुलपति नियुक्त हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि BHU का प्रथम जब स्थापना हुई तो प्रथम कुलपति कौन था? प्रथम कुलपति कौन था? और जो BHU का प्रथम कुलपति बना वो आपका लॉर्ड हार्डिंग था। तो इस तरीके से आपका ये लॉर्ड हार्डिंग वाला भी पार्ट आपका समाप्त होता है। और इसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं और उस ईयर्स में क्या क्या काम किए गए वो सारे की चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद 1916 के बाद से आपका जो अगला वायसराय आता है वो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो है 1916 से 21 के बीच में है। और इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में कौन कौन सी, इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उस पर मैं वीडियो आप लोगों को अगले वाले क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।